हेलो क्लास, आप सबका स्वागत है अपने क्लास प्लेटफॉर्म पर। एंड आज हम अपना शुरू कर रहे हैं आपका क्लास 7 चैप्टर 3 दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी तक। ठीक है ना। और इससे पहले जो हमने कल का चैप्टर देखा था चैप्टर 2 क्लास 7 का जो था, उसमें हमने देखा था जो नए राज्य जो उभरे थे, नए नए राज्य और नए राज्यों का वंशों का जो उदय हुआ था, उसके बारे में हमने कल जाना था। हमने देखा था कि जो चौल काले जो व्यवस्था थी उसमें किस तरह से भूमि दान हो रहे थे ब्राह्मणों को, ठीक है, दे रहे थे। सामंत व्यवस्था थी। फिर जो राजाओं के अधीन जो कार्य कर रहे थे, तो वे लोग किस तरह से शक्ति पाल लेने पर, अधिक शक्ति पाल लेने के बाद में वे लोग अपने आप को महासामंत महामंडलेश्वर स्वयं को घोषित कर देते थे। ठीक है ना। और त्रिपक्षीय संघर्ष हमने पढ़ा। जो त्रिपक्षीय संघर्ष जो था, वह था धन के लिए युद्ध होता था। गंगा नदी के किनारे कन्नौज के लिए था, कन्नौज के ऊपर नियंत्रण के लिए था। और वह त्रिपक्षीय युद्ध जो था, संघर्ष जो था, वह हम पाल राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार के आपस में देखा था हमने। ठीक है, चलिए। और आपका हमने देखा था हिरण्य गर्भ देखा था, जो राजा बनने के लिए था। जो अन्य जो क्षत्रिय वर्ग थे, वे यहाँ राजा बनने के लिए यज्ञ करते थे। ठीक है, जो क्षत्रिय वर्ग के नहीं होते थे, वे लोग भी यज्ञ करते थे। और एक वर्ग था जो ब्राह्मण का वर्ग था, ठीक है, एक योद्धा वर्ग भी था, वे लोग भी यह करते थे और अपना राज्य स्थापित करते थे। ठीक है, अपना साम्राज्य। ठीक है, चलिए फिर इससे हम अपना आज की क्लास शुरू करते हैं। इसमें हमको देखना है दिल्ली 12वीं से 15वीं तक। हमने अध्याय 2 में देखा था कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। हमने देखा था ना कल कि जो कावेरी डेल्टा था, कावेरी डेल्टा के पास का जो इलाका था, वे जो क्षेत्र जितने भी थे, वे सब बड़े बड़े राज्यों के केंद्र बन चुके थे। ठीक है, क्योंकि वही संपन्न थे इस कारण से। ठीक है। अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो। ठीक है ना। तो अब ये चीज ध्यान दो कि जो साउथ का जो समय था, अब ये चीज यहाँ पर नोटिस करो कि साउथ का समय, साउथ के साइड में, मतलब दक्षिण के साइड में जो कावेरी डेल्टा जो क्षेत्र था, वहां पे ऐसा कोई राज्य नहीं था या ऐसा कोई शासक नहीं था जिसकी राजधानी दिल्ली रही, यानी कि वह दिल्ली तक गया ही नहीं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ ना। तो साउथ के जितने भी जो राज्य मतलब सम्राट थे, वे दक्षिण तक ही रहे। ठीक है, वे दिल्ली तक गए ही नहीं। तो उनकी को राजधानी जब गए नहीं, तो उनकी दिल्ली राजधानी भी उन्होंने नहीं वहां पर बनाई। ठीक है। इसकी वजह से यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। तो दिल्ली कब अस्तित्व में आया? आपके 12वीं शताब्दी में। ठीक है, तो ये भी आप इसको नोट कर लो। ठीक है, कि 12वीं शताब्दी में आपका दिल्ली अस्तित्व में आई। अब कैसे आई, अब इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। जो इसके बाद की जो सम्राट जो आते हैं, जो पश्चिम से आते हैं, वे लोग धीरे धीरे करके आपकी दिल्ली को अपनी राजधानी बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि अब तक हमने प्रारंभिक मध्यकाल में क्या पढ़ा था? साउथ के यानी कि दक्षिण चोल साम्राज्य हम पढ़ रहे थे, पल्लवों के बारे में हमने पढ़ा था। फिर उन्होंने फिर चालुक्यों के बारे में पढ़ा था ना, चालुक्यों को हराकर फिर आपका राष्ट्रकूट वंश दंतीदुर्ग ने जो निर्माण किया है ना, उसके बारे में पढ़ा। फिर हम लोग गुर्जर प्रतिहार के बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, कन्नौज तक हमने पढ़ा था, वहां प्रतिपक्षीय गंगा नदी तक हमने पढ़ा था कल प्रारंभिक मध्यकाल में। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है ना। तो इस समय तक जितने भी साम्राज्य जो थे, तो उन्होंने किसी ने दिल्ली को राजधानी अपनी नहीं बनाई। ठीक है, तो अब तक दिल्ली अस्तित्व में है ही नहीं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे दिल्ली भी अस्तित्व में आ जाती है धीरे धीरे करके। अब तो यहाँ के जो राज्य आपस में लड़ वड़ के सब आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम दिल्ली को भी देखते हैं। चलिए, तालिका एक पर नजर डालिए। सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी थी? ठीक है, तो सबसे जो पहले आपका जो वंश आया, तो कौन सा वंश था? आपके तोमर वंश था। ठीक है, सबसे पहले दिल्ली पर किसने शासन किया था? तोमर वंश ने। ठीक है, तो यहाँ आप इसको अंडरलाइन, इसको आप कॉपी में, सॉरी, आप इसको कॉपी में अपने अच्छी तरह से या बुक में आप अंडरलाइन कर लो, तोमर। ठीक है, चलो।
12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहान, जिन्हें चहमान नाम से भी जाना जाता है, तो चौहानों को आप चहमान नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है, ने परास्त किया। इन्होंने परास्त किया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गई, ठीक है। हम चौहान के बारे में कल थोड़ा सा हमने पढ़ा था ना, ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हम देख रहे हैं कि इन्होंने क्या किया है। इन्होंने क्या किया है, चौहानों ने तोमरों को आपकी 12वीं सदी के मध्य में इन्होंने परास्त कर दिया, ठीक है। और इसी समय दिल्ली भी वाणिज्य का केंद्र बन गई, कि व्यापार का केंद्र बन गई, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखो कि अगर यहाँ से अगर सवाल उठ रहा है आपका कि दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गई है, तो इस समय किन का शासनकाल चल रहा था या किन के बीच में युद्ध हो रहा था, ठीक है। तो आपको क्या होगा, आपके यहाँ पे चौहान और तोमरों के मध्य में, ठीक है। तो यहाँ से भी आपका पीटी यहाँ से बन जा रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे। अब दिल्ली शहर में कौन थे समृद्धशाली व्यापारी, कौन रहते थे, जैन सब रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। मंदिरों का निर्माण करवाया था जैनों ने, ठीक है। यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, ठीक है। यहाँ पे कौन से सिक्के बने जाते थे, देहलीवाल वाले, ठीक है, जो काफी प्रचलन में थे उस वक्त में। 12वीं सदी के समय में यह सिक्के काफी प्रचलित थे, ठीक है ना। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। हमने भी पढ़ा था यहाँ पे कुछ देर पहले कि 12वीं सदी के मध्य में ही दिल्ली उभरने लगी है, ठीक है। एक वाणिज्यिक केंद्र के रूप में बहुत ज्यादा समृद्ध हो चुकी है। जैन व्यापारी यहाँ पे बहुत ज्यादा व्यापार करने समृद्धशाली व्यापारी थे यहाँ पर, ठीक है। तोमरो यहाँ पे अब तक चौहानों का चल रहा है। वैसे ही जैसे 13वीं सदी के आरंभ में, 13वीं सदी की शुरुआत होते ही यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई है, ठीक है। इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, 13वीं सदी के आरंभ में ही, मतलब खत्म होते 13वीं सदी के आरंभ होते होते दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो चुकी है, ठीक है। इसके साथ अब इतने समृद्ध दिल्ली बन चुकी है, तो अब सभी जितने भी इस समय में जो आपकी जो कहीं से भी अगर आक्रमणकारी आते हैं बाहर से भी या भीतर के भी, तो वे ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, सबके सब दिल्ली में अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहेंगे। क्यों भाई, वो बहुत ज्यादा समृद्ध समृद्ध हो चुका है, ठीक है ना। चलो, चलिए आगे बढ़े। ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बड़े क्षेत्र पर फैला था। अब इतनी बड़ी राजधानी बन गई है कि बहुत बड़े क्षेत्र में यह फैल चुका है। उन 5 वंशों की पहचान की जिनसे मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी है। अब हमें यहाँ पर 5 वंश देखने हैं, जिन वंशों के कारण, यानी जिन्होंने यहाँ पर शासन किया और दिल्ली को दिल्ली बनाया, ठीक है। जिसके इलाके को आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए थे। अब जो जो सुल्तान आते गए, उन लोगों ने इस समय में काफी ज्यादा नगर बसाए। मानचित्र एक को देखकर दिल्ली एक कोना सीरी और जहांपना को पहचानो, ठीक है। मानचित्र एक हम देखते हैं, यहाँ पर आपका मानचित्र एक कहाँ है, ये रहा ना, ये आपका मानचित्र एक है, ठीक है। चलो यहाँ पे हम देख लेते हैं पहले आपका यह रहा आपका जहांपना, और ये रहा सीरी, और ये रहा आपका दिल्ली एक कोना, ठीक है। चले, तो यह देखिए, यह आपको वर्तमान का दिल्ली जैसा दिल्ली दिल्ली जो है, ठीक है, यही आपको देखने की यहाँ बोल रहे हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आपका हम, मैं छोटा कर लेते हैं इसको। चलिए अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, दिल्ली के अभी हम यहाँ पे देखते हैं दिल्ली के शासक। यहाँ पे आपको अब ये देखना है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि दिल्ली जो सल्तनत थी, इस पर सबसे पहले
किन्होंने शासन किया। शुरुआत होती है यहाँ पर तोमर वंश से। ठीक है, तो आप इसको एक काम करो, आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो या फिर आप इसको इसे बुक में अंडरलाइन करो। ये सीरियल बाई है, तो आप इन सबको अच्छी तरह से कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, पहला राजपूत वंश ने दिल्ली पर शासन किया था, तोमर वंश थे वे लोग। तो तोमर कौन थे? राजपूत वंश के थे। और शुरुआत किससे हुई थी? अनंग पाल से हुई थी। ठीक है, तो इनका शासनकाल आपका 1130 से लेकर 1145 तक था। ठीक है, ये आपका आरंभिक 12वीं शताब्दी में, ये आपका शुरुआत हो रही है दिल्ली की तोमर तोमर वंश से। ठीक है, अनंग पाल ने की। उसके बाद में चौहान वंश आते हैं। चौहान वंश ने आपका शासन किया 1165 से लेकर 1192 तक किया। ठीक है, फिर उसमें आपके पृथ्वीराज चौहान आते हैं। इन्होंने 1175 से लेकर 1192 तक इन्होंने भी किया। ठीक है, तब ये देखो यहाँ पे आपको क्रम अनुसार, इसको क्रम अनुसार से सजाना है कि पहले किनका शासन था। ठीक है, आगे प्रारंभिक तुर्की शासक। अब 1206 से आते हैं तुर्की शासक। ठीक है, अब यहाँ आपका राजपूत वंश समाप्त, यहाँ से शुरुआत होती है हमारी तुर्की शासक की। ठीक है, तो तुर्की शासक का जो प्रारंभिक समय था वह क्या था? 1200 से लेकर 1290 तक। ठीक है, ये सारे आपके पीटी के क्वेश्चन यहाँ से बन रहे सब। ठीक है, अब इनमें से सबसे पहले आते हैं कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर आते हैं, इन्होंने कितना राज्य किया अपना? 1206 से लेकर 1210 तक। फिर आते हैं शमशुद्दीन इल्तुतमिश। ठीक है, ये है 1210 से लेकर 1236। इसके बाद आती है इनकी बिटिया रजिया सुल्तान। ठीक है, इन्होंने कब से? 1236 से लेकर 1240 तक। फिर इसके बाद आते हैं गयासुद्दीन बलबन। इन्होंने किया 1286 से लेकर 1287 तक किया। ठीक है ना, तो ये आपके तुर्की शासक थे। अच्छा, आप एक ध्यान रखो कि ये जो तुर्की शासक जो है ना, इन्हीं को गुलाम वंश भी बोला जाता है। ठीक है, इनको गुलाम वंश भी बोला जाता है। अब ध्यान रखना इस चीज को, तुर्की को ही क्या बोलते हैं हम लोग? गुलाम वंश बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है खलजी वंश। खलजी वंश आपका 1290 से लेकर 1320 में। अब खलजी वंश में जो हुआ था आपका, तो उसमें कौन कौन थे? जलाउद्दीन खलजी और अलाउद्दीन खलजी। ठीक है, इन्होंने 1290 से लेकर 1296 तक किया, और अलाउद्दीन खलजी ने 1296 से लेकर 1316 तक किया। ठीक है, अब खलजी वंश के बाद आते हैं तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक तुगलक वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1320 से लेकर 1414 तक रहा। ठीक है, अब इनमें जो आते हैं, जो सम्राट राज्य शासन करने वाले, उनमें से है आपका गयासुद्दीन तुगलक, जिनका समय काल रहा 1320 से लेकर 1324। सेकंड में आते मोहम्मद मोहम्मद तुगलक, 1324 से लेकर 1351 तक। और थर्ड आते हैं आपको फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, 1351 से लेकर 1388। इसके बाद आपके आते हैं सैयद वंश। ठीक है, सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक रहता है। इनमें जिन्होंने शासन किया वह है खिजर खान। ठीक है, 1414 से लेकर 1421 तक किया। फिर अंत में है लोधी वंश। तो बहलोल लोधी ने किया है आपका 1451 से लेकर 1479 तक। ठीक है, चले, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप काम करो। अब ये जो क्रम अनुसार है कि सबसे पहले किस वंश का शासनकाल रहा था दिल्ली पर, तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लो अच्छी तरीके से। ठीक है, समय अनुसार, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं प्री में। ठीक है, तो आगे बढ़ रहे हैं हम। सुल्तानों की अधीन दिल्ली। इतिहास, तारीख, त्वारीख बहुवचन है, जो सुल्तानों के शासन काल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। अब ठीक है, जब यहाँ पर हम आते हैं सुल्तानों के समय में, इस समय में तारीख जो थी, ठीक है, इन लोग उसको क्या कहते थे? पहले तारीख होती थी। सुल्तानों के शासनकाल में जो भाषा थी वो कौन सी थी? फारसी थी। ठीक है, तो आप ध्यान रखो, आप पीटी का सवाल बन रहा है कि सुल्तानों के समय काल में, उस समय जिनका शासनकाल चल रहा था, उस समय वक्त कौन सी भाषा प्रशासन में चल रही थी? वह आपकी फारसी थी। तो यह आपका पीटी का क्वेश्चन बन रहा है। आगे बढ़े। द्वारी के लेखक, सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे। ठीक है, अब जो इस समय में
जो ये सब तारीख के लेखक जो थे वे लोग क्या थे, प्रशासक, कवि और दरबारी जो सुशिक्षित सब शिक्षित व्यक्ति थे, ठीक है ना, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे, ठीक है। अब इनका काम क्या था, कवि, दरबारियों, लेखक, सचिव, प्रशासक जो कवि, ठीक है, इन सब का कार्य क्या था, ये घटनाओं का वर्णन तो करते थे ही, साथ में सल्तनत काल में दिल्ली में, ठीक है, साथ में शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे, ठीक है। जो शासक होते थे, जो उस वक्त दिल्ली पर जो शासन करते थे, राज करते थे, तो उन सबके सुल्तानों को वे लोग क्या करते थे, शासन संबंधी सलाह भी देते थे, ठीक है। चलिए, वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। अब उनका विचार था न्याय कि न्याय संगत मतलब क्या, ऑनेस्ट से शासन आप बल दो, मतलब न्याय पर वे लोग न्याय से शासन करो, इस बात पे वे लोग बल देते थे, ठीक है। चलो, न्याय चक्र, ये हम यहाँ पे हम देख लेते हैं आपका, यहाँ पे तो कुछ ऐसे आगे देखते हैं, फिर उसको बाद में देखते हैं, पर ये वाला पढ़ लेते हैं। न्याय चक्र 13वीं सदी के इतिहासकार फकीह मोबिर ने लिखा था, ठीक है। ये 13वीं सदी के थे, मुदब्बिर ने लिखा था। राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता था। सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते थे। वेतन आता था किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न होंगे। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे, ठीक है। अब ये देखो, ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये आपका इम्पोर्टेंट लाइन है, तो ठीक है, आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए कि अगर पूरी तरह से कथन के रूप में अगर स्टेटमेंट आपको दे दे कि यह जो स्टेटमेंट है, ठीक है, हमने जो भी पढ़ा यह स्टेटमेंट, यह स्टेटमेंट किनके द्वारा बताई गई है, ठीक है, या फिर किसके शासन काल में बताई गई है, या किस सदी में बताई गई है, ठीक है। तो यहाँ से आप सवाल बन सकता है पीटी का। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। ये कुछ और बातें ध्यान में रखें। तारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे, ठीक है। जो लेखक थे ना, जो दिल्ली में रहते थे स्पेशली, गांव में शायद ही वे कभी कभी रहते हो, गांव में कभी कभी वे जाते थे। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। अब ये जो सल्तनत जो समय था, ठीक है, आप एक चीज यहाँ पे एक और देखो कि सल्तनत का जो वर्ड आ रहा है ना, ये आपका जैसे ही जो आते हैं दिल्ली पे जो शासन होता है, ठीक है, तुर्कियों का, गुलाम वंश का, तो वहां से सल्तनत वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है। ये पहले नहीं था, ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपका। सल्तनत जो वर्ड हम यूज सुनते हैं ना, बार बार सल्तनत शब्द जो सुनते हैं, वह जैसे गुलाम वंश हमारा इसमें आ जा रहा है, ठीक है, तो तब से हम इस चीज को सुनते हैं, ठीक है। चले, तब से यह शब्द यूज होने लगा है। और ये जो लेखक थे ना इस समय में, तो वे ऐसा ही नहीं लिखते थे, वे क्या करते थे, उनको इनाम और इकराम पाने की आशा में वे लिखा करते थे, ठीक है। ये भी आपका यहाँ पीटी का क्वेश्चन बन रहा है। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। लेखक लोग क्या करते थे, ये लोग जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते रहते थे कि समाज में आप इस तरह की व्यवस्था रखें। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे, ठीक है। अब एक विचार से सभी लोग तो सहमत नहीं होंगे, यही में यहाँ बताया जा रहा है कि सल्तनत काल में जो 13वीं शताब्दी में जो ये लोग बैठे थे, उस समय में जो लेखक जो लोग थे, जो प्रशासन को शासन से संबंधित सलाह देते थे, तो वे लोग जो जो भी विचार देते थे, वे उन विचारों से सभी लोग सहमत नहीं होते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी थी, ठीक है। उस युग के इतिहास का मिन्हाज सिराज ने स्वीकार किया। अब यहाँ पे आपका फिर पीटी का क्वेश्चन देखो, आप बन जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि इल्तुतमिश, ठीक है, इन्होंने 1236 में इनकी बेटी सिंहासन पर बैठती है रजिया। तो रजिया आपकी किनकी बेटी है, सुल्तानत इल्तुतमिश की बेटी, और ये आपका गुलाम वंश की थी, ठीक है। अब इस उस युग के इतिहास का मिन्हाज सिराज ने यह बात स्वीकार की है कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी।
मिन्हाज सिराज कहते हैं कि रजिया अपने भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। ठीक है, उसके बावजूद भी यह वो एक रजिया को रानी के रूप में, रानी को एक शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पाता। वह रजिया को शासक के रूप में वह उनको नहीं मान्यता दे रहा था। ठीक है, दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। तो रजिया सुल्तान शासिका बनी, किंतु बहुत कम समय के लिए बनी, क्योंकि उनके विरोधी थे। वे नहीं चाहते थे कि वे एक स्त्री हैं, वे मतलब महिला थी। ठीक है ना, तो महिलाओं के प्रति उस समय भी थोड़ी से भेदभाव की भावना यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, तो वे नहीं चाहते थे कि वे भैया शासिका के रूप में वे अपना काम करें, तो उनको फिर 1240 में उनको सिंहासन से हटा दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम। रजिया के विषय में मिन्हाज विचार अन्य महत्वपूर्ण भारतीय शासकों ने क्या किया है। मिन्हाज ए सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है, उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन चाहिए, और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। इसलिए वह पूछता है, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता है, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। ठीक है, तो ये जो मिराज के जो विचार थे, ये मिनाज सिराज के विचार थे। यह विचार कैसे उभरे? ये विचार उभरे जब इन्होंने देखा कि रजिया को शासिका बनाया गया, उनके पिता ने बनाया, तो उसके बाद ही यह विचार उनके मन में आया। ठीक है, और इसीलिए इन्होंने यह सब सोचा, इन्होंने लिखा। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया ने भी अभिलेखों पर और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, ये भी आप देख लो, यहाँ से आपका पीपीटी का बन रहा है कि क्या अभिलेख रजिया के द्वारा भी अभिलेख लिखवाए गए थे सिक्कों पर। तो हाँ, भी अभिलेख भी करवाए गए थे उसके द्वारा, सिक्के भी अंकित करवाए गए थे सिक्कों पर भी। ठीक है, आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। अब हम देखते काकतीय वंश भी, उस समय में काकतीय वंश भी चल रहा था। यह आप हम बात कर रहे हैं दिल्ली की। अब दिल्ली के नीचे हम आते हैं साइड में आपका। ठीक है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश की बात हो रही है। आंध्र प्रदेश में एक वंश था काकतीय वंश। ठीक है, ये देख लो आप, काकतीय वंश थे, और इनकी वंश की रानी थी वह रुद्रमा देवी थी। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसलिए इन दोनों के बारे में बात हो रही है क्योंकि ये आपकी दिल्ली की बात हो रही है। दिल्ली में कौन थी? रजिया। ठीक है, और यहाँ पे आंध्रा में जो काकतीय वंश का राज्य था, उस वंश में भी एक महिला ही रानी थी। वो कौन थी? रुद्रमा देवी। ठीक है, कि व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। ठीक है, यहाँ पर रुद्रमा देवी को बहुत ही ज्यादा अलग इन दोनों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। काफी अलग था इन दोनों का। यहाँ पे भी रजिया के लिए विरोधी थे। ठीक है, वे लोग नहीं चाहते थे वहां उस समय में कि भाई एक स्त्री शासिका बने, एक स्त्री शासन करे। ठीक है, पुरुषों के मतलब पुरुषों को उसके अधीन रहना पड़े। तो यह उस समय की मानसिकता थी। और यहीं पर आप देख रहे हैं, हम जो आंध्र में भी देख रहे हैं, जो रुद्रमा देवी थे। ठीक है, तो रुद्रमा देवी ने भी अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवा कर अपने पुरुष होने की भ्रम पैदा किया था। ठीक है, एक और महिला शासक थी, कश्मीर की रानी विद्या। ठीक है, अब ये देख लो, सब आपका यहाँ पर पीटी का क्वेश्चन निकल रहा है। ठीक है, ये आप देख लो। कश्मीर की जो रानी थी वो कौन थी? रानी विद्या। ठीक है, और उनका नाम दीदी यानी बड़ी बहन से निकला था। ठीक है, जाहिर है प्रज्ञा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा, बड़ी बहन। ठीक है, तो कश्मीर की रानी विद्या। ठीक है, 1980 से लेकर 1003। और यहाँ पे आंध्रा में रुद्रमा देवी थी। ठीक है, काकतीय वंश की थी। तो ये सब महिला थी जो शासन कर रही थी। ठीक है, तो ये सारा आपका पीटी का क्वेश्चन है, आप देख लो। यहाँ काकतीय वंश का रुद्रमा देवी रानी थी, और कश्मीर की रानी विद्या। ठीक है, ये भी आपका यहाँ पे पीटी का क्वेश्चन, आप इसको अलग से कॉपी में लिखिए। ठीक है, चलिए। मिनहाज के विचार अपने शब्दों में व्यक्त किए।
खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन नजदीक से नजर। अब यहाँ पे हमें देखना है कि खलजी और तुगलक वंश के समय में प्रशासन कैसा चल रहा था। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। अब दिल्ली इतना विशाल था ना, इतनी बड़ी मतलब जगह थी, तो इसको संभालने के लिए काफी लोग मतलब बहुत लोगों की, शिक्षित लोगों को, सभी लोग मतलब जरूरत, गुणी लोगों की जरूरत पड़ी। तो दिल्ली के आरंभिक सुल्तानों, विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। अब यहाँ देखो, जो दिल्ली के स्टार्टिंग में जो सुल्तान जो थे, कौन थे उस समय? इल्तुतमिश थे ना। इन्होंने क्या किया, जब इनका शासन चल रहा था, तो इन्होंने क्या किया, अपने सामंतों और जमींदारों जो वफादार थे, ठीक है, सामंतों और जमींदारों के स्थान पर इन्होंने क्या किया, अपने गुलाम, ठीक है, विशेष गुलाम जो वफादार थे, ठीक है, उनको इन्होंने नियुक्त करना शुरू कर दिया। ठीक है, इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था। ठीक है, ये भी आपका पीटी का क्वेश्चन यहाँ निकल रहा है। ठीक है, गुलामों को क्या कहा जाता था? बंदगा कहा जाता था फारसी में। ठीक है, चलो, इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। अब इन बंधकों को किस लिए खरीदते थे वे लोग? सैनिक सेवा के लिए खरीदते थे। ठीक है, उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। ठीक है, अब इनको खरीदा भी जाता था, साथ में इन्हें परीक्षित भी, यानी कि शिक्षा भी दी जाती थी। ठीक है, वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इससे सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। अब जो खरीद के आए गए जो बंदगा थे, ठीक है, ये लोग अब पूरी तरह से अपने मालिक पर निर्भर होते थे। ठीक है, तो इसलिए मालिक भी, मतलब जो सुल्तान थे, वे लोग भी इस पर पूरी तरह से विश्वास करते थे। ठीक है, इनको खरीद के लाया जाता था। तो यहाँ पर आपका पीटी का क्वेश्चन बन रहा है कि इल्तुतमिश के समय में गुलाम खरीद के लाए जाते थे और उन्हीं को आ, वे लोग सूबेदार के रूप में नियुक्त करते थे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रहेगा ना, ये आपको पीटी का क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड देख लो, बॉक्स में तो कुछ है नहीं पढ़ने के लिए, नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटों से बढ़कर गुलाम। सुल्तानों को सलाह दी जाती थी, जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है, उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी जिंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। ठीक है, या एक सलाह दी जाती थी सुल्तानों को, उनके साथ जो सलाहकार थे वे उनको सलाह देते थे कि गुलाम बेटों से ज्यादा बेहतर होते थे। ठीक है, बेहतर है। यहाँ पर देख लो, आश्रित शब्द का मतलब यहाँ बताया, आश्रित जो किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रहता है, उस पर निर्भर हो। ठीक, उसको क्या कहते थे? आश्रित। या भी आप यहाँ से पीटी का निकल रहा है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान नोट कर लो कॉपी में। चलो आगे बढ़ते हैं। खलजी तथा तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे। अब बंदगा का इस्तेमाल कौन शासक करते रहे थे? खलजी क्या और तुगलक। ठीक है, यहाँ पे आपको पीटी का निकल रहा है, देख लो भाई, जहां जहां पीटी का सवाल बन रहा है, मैं सब उस सब में अंडरलाइन करते हुए जा रहे हैं। साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते थे। अब ये लोग क्या करते थे? जो अ, आश्रित निम्न वर्ग के जो लोग थे ना, उनको भी वे लोग राजनीतिक में जो ऊंचे ऊंचे जो पद थे ना, मतलब जैसे कि होते ना, पोस्ट होते हैं ना, इंग्लिश में पोस्ट कहते हैं, जो ऊंचे पोस्ट थे, निम्न वर्ग के लोगों को वे लोग वहां पर भी रखते थे। ठीक है, ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इनसे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी थी। अब यहाँ पर राजनीतिक स्थिरता पैदा होने लगी थी। अब देखिए, जब हुआ यूं होगा कि जब इन्होंने अपने से छोटे वर्गों को जो इतने उच्च उच्च पद दिए होंगे, तो जो उनके बराबरी के जो लोग थे, तो उनमें आपस में कहा बातें होती होंगी कि हमें ना देकर आपने इन्हें दिया, ये तो हमसे छोटे हैं, ये तो हमसे नीचे, मतलब कि छोटे हैं, नीचे जाति के हैं, या फिर काफी
कोई योग्य नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की अस्थिरता पैदा होने लगी राजनीतिक में। ठीक है ना, आगे बढ़े। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपकी आ रही है कि जो गुलाम थे वे सिर्फ अपने मालिकों के प्रति वफादार रहते थे, किंतु उनके उत्तराधिकारियों के प्रति वफादार नहीं रहते थे। ठीक है, यहाँ से भी आपका पीटी का सवाल निकल रहा है, समझने के लिए बहुत जरूरी है कि यह देखो, अब अभी तक हम सल्तनत की यहाँ के जो प्रशासन चल रहा है ना, उसी के प्रशासन में किस तरह की व्यवस्था थी और किस तरह की सोच थी, किस तरह के लोग गुलाम अपने मालिकों के प्रति कार्य करते थे, किस तरह का विचार रखते थे, वो सब है। तो इस सबको बहुत जरूरी है लाइन टू लाइन समझना। ठीक है, सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्राय नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। अब जैसे ही जो सिंहासन होता था उस पर जो पहले का जो बैठा होता था ना राजा, तो उस पर जैसे चेंज होते थे मतलब कि सिंहासन पर शासक, तो वैसे ही क्या करते थे, सरदारों के जो उसमें जो सरदार थे वे लोग जो आपस में जो रखते थे एक दूसरे के, तो उन लोगों में भी बीच बीच में कहासुनी टकराहट होती रहती थी। ठीक है, तो सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था। ठीक है, तो मैंने जैसे भी बताया था, अभी मैंने आपको बताया था कि नीचे के वर्गों को उच्च स्थान देने के कारण से जो बराबरी के जो लोग थे, ठीक है, वे लोग अब उनको बुरा लगता था। ठीक है, तो यहाँ बताया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और फारसी तौरी खेल लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पद पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की। अब जो उस समय में जो लेखक थे ना, दिल्ली के सल्तनत काल में जो लेखक थे, जो लिखते थे राजाओं के बारे में अच्छे अच्छे, वो सब कुछ लिखते थे, अब उन लोगों ने भी क्या करना शुरू कर दिया था, उन लोगों ने भी अपने लेखन में दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना शुरू कर दी थी। क्यों कर दी थी? क्योंकि अभी जैसे हमने पिछला पढ़ा था कि वे लोग क्या करते थे, निचले वर्ग के लोगों को या जो गुलाम थे, जो खरीद के लाते थे ना, उनमें से बहुतों को ये लोग क्या करते थे, उच्च पद दे देते थे। तो इस कारण से अब लेखक थे, ठीक है, वो लोग भी क्या करते थे, आलोचना करने लगे। ठीक है, तो यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, पीटी यहाँ पे भी बन रहा है आपका, समझ में आ रहा है आपको। चलो आगे बढ़े। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन। आप सुल्तान मोहम्मद तुगलक के जो आधिकारिक जन है उनके बारे में हमें अब देखना है हमें। ठीक है, सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक दलाल, फिरोज हजाम नामक नाई, मनकत तब्बाक नामक बावर्ची और लड्ढा तथा पीरा नामक मारियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। अब यहाँ देख लो, शायद यहाँ से भी सवाल बन जाए, अगर उठाना हो तो वे यहाँ से भी उठा लेंगे सवाल। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरण के रूप में किया था। अब यह चीज अभी फिर यहाँ पे आपका देखो, यहाँ पे पीठ का क्वेश्चन निकल रहा है कि 14वीं शताब्दी के जो इतिहासकार थे जियाउद्दीन बर्नी, इन्होंने क्या किया, अब तक जो व्यवस्था पढ़ रहे थे ना कि लोग जो गुलाम को उच्च पद दे रहे थे, तो उसको एक और इतिहासकार है जियाउद्दीन बर्नी, जो 14वीं शताब्दी के समय के थे। ठीक है, इन्होंने भी इस घटना को किस तरह से सामने रखा, लोगों के सामने रखा उदाहरण के रूप में। उन्होंने राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की मतलब कि अक्षमता के उदाहरण के रूप में रखा। तो यह आपका पीटी का क्वेश्चन यहाँ बन रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। बर्नी ने भी मतलब कि जाबिन बर्नी ने भी इस घटना का, इस तरह के जो व्यवस्था थी सुल्तानों द्वारा, उसकी विवेचना की। ठीक है ना, तो कितनों ने विवेचना की, आपको ध्यान में याद है ना, आप कमेंट में मुझे बताइएगा। चले आगे बढ़ते हैं हम। पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों में सूबेदार के रूप में नियुक्त किया था। ठीक है, इलाके इक्ता कहलाते थे। ठीक है, अब जो पहले जो शासन कर रहे थे ना, इल्तुतमिश वगैरह ये लोग जो कर रहे थे, तो इन लोगों ने जो 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 कार्य किए थे, जो मतलब आ, अपने गुलामों के लिए किए थे, वही चीजें कार्य कौन लगातार करते आ रहे थे, खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार वाले इलाकों में सूबेदार के रूप में नियुक्त कर दिया। ठीक है,
अब इस समय में जो इलाके में वे लोग नियुक्त करते थे ना, तो उनको क्या कहते थे? इक्ता। ये आपका पीटी का क्वेश्चन है, इससे सवाल बन चुका है यहाँ से, ठीक है। आप इसको कॉपी में नोट करो। और इन्हें संभालने वाले अधिकारी को इक्ता या मुक्ति कहते थे। अब आप फिर पीटी का क्वेश्चन यहाँ बन रहा है, देखो, ठीक है। इलाके को हम इक्ता कहते हैं, ठीक है। पीटी यहाँ बना क्वेश्चन। और अधिकारी, तो इसको इक्ता यानी कि इलाके को संभालने वाले अधिकारी को हम लोग क्या कहते हैं? मतलब इक्ता या मुक्ति, ठीक है। ये भी आपका पीटी का क्वेश्चन बन रहा है। अभी यहाँ से 2 पीटी का क्वेश्चन निकल गया। मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना। अब जो मुक्ति थे ना, मतलब कि जिनको इलाके दिए जाते थे गुलामों को, उनका क्या कार्य था? वे सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना वे उनका कार्य था, एवं अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने का भी कार्य इनको करना पड़ता था। अपनी सैनिक सेवाओं को के बदले वेतन के रूप में मुफ्ती अपने इलाकों से राजस्व की वसूली क्या करते थे? अब ये लोग जो सेवा देते थे, ठीक है, अपने सुल्तानों को, तो उसके बदले में ये लोग क्या करते थे? इलाकों से राजस्व की वसूली क्या करते थे? ठीक है, क्लियर हो रहा है ना आपको? ये भी होगा, पीटी का यहाँ बन जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखिए। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। तो जो राजस्व से जो उनको रकम मिलती थी ना, तो वे लोग क्या करते थे? वे अपने सैनिकों को तनख्वाह देते थे। मुफ्ती लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से ना चले, ठीक है। अब इन पर काबू रखने का जो क्या तरीका था मुफ्ती लोगों पर, कि उनका पद परंपरा से ना चले, मतलब किसी को भी दे दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में उसका पुत्र या उसके कोई आगे बढ़े, उसको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े समय के लिए ही मिले, मतलब कोई भी इलाका उनको थोड़े समय के लिए ही दिया जाए, ठीक है। चले, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। अब अलाउद्दीन खिलजी के समय और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो शासनकाल चल रहा था, ठीक है, सुल्तान का, इस समय इन नियमों में और भी कठोरता आ गई थी और सख्ती से पालन किया जाता था। मुफ्ती लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राजा द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। अब इन्होंने क्या व्यवस्था कर दी? इन्होंने एक्स्ट्रा व्यवस्था कर दी। अब तक हम किसके बारे में तुगलक पढ़ रहे थे वहां पे। अब हम ये देखते हैं कि इनके द्वारा मुफ्ती के ऊपर में भी राजस्व का रकम का हिसाब रखने के लिए उन्होंने भी एक अन्य अधिकारी नियुक्त कर दिया, लेखा अधिकारी, ठीक है। इस अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुफ्ती राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखें। अब इनको जो संख्या बताई गई थी सैनिक रखने की, उतनी ही बताई गई संख्या में सैनिक रखें और कर भी एक राज्य द्वारा निर्धारित कर के कर वसूले। जितना जो निर्धारित किया गया है आपको वसूलने के लिए, उतना ही आप वसूलें, ठीक है। फिर यहाँ थी आपकी अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के बाद में इन्होंने यहाँ पे थोड़ा हमें हमें चेंज देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये जब अलाउद्दीन खिलजी के और ये इन्होंने यहाँ पे क्या किया, इस चीज को आप कॉपी में नोट कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में, तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व का निर्धारण और वसूली के कार्य को अब राज्य अपने नियंत्रण में ले आया, ठीक है। अब अलाउद्दीन खिलजी के समय में के शासनकाल में भू राजस्व का निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य ने अपने नियंत्रण में ले आया, ठीक है। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया। अब तक जो सामंत लोग जो करते थे, मतलब जिनको दी जाती थी इलाके वगैरह, उनसे इन्होंने क्या किया? लगान यानी कि कर लेने का अधिकार इन्होंने छीन लिया। तो एक तरह से कहा जाए कि अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो व्यवस्था थी वह क्या थी? कठोर थी, ठीक है। यहाँ पे हमें यह देखने को मिल रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो सैनिकों के लिए जो मतलब जो व्यवस्था थी वह क्या थी? कठिन थी, ठीक है। उसने जो जिस हिसाब से वो प्रशासन चला रहा था वह क्या थी? कठोर थी। चलो, और बल्कि स्वयं ही उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया।
और उनसे छीन भी लिया कर, और सिर्फ उनको भी अब कर चुकाने के लिए बाध्य किया गया, जिनसे जिनको कर देने का उन्होंने नियम बनाया, मतलब बोला था कि आप जाके कर लेकर आइए, आपको हमने एक इलाके दिए हैं, ठीक है, आप राजस्व वसूली कीजिए। अब उनसे वो अधिकार तो इन्होंने छीन लिया अलाउद्दीन खिलजी ने, कठोर प्रणाली ले आया ना इन्होंने, ठीक है, और फिर वादे कर दिया कि आप अब स्वयं भी कर दीजिए, ठीक है। और सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय तीन तरह के कर थे। कृषि कर, कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता था, जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। अब यहाँ पे भी आप देख लो, जो इस समय में जो कर थे, इस समय में कर जो थे वो कौन से कर थे? तीन तरह के कर होते थे। पहला कर था आपका कृषि कर, और जो कृषि को क्या कहा जाता था? खराज। ये आपका पीटी का क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना आप। और जो किसान की जो उपज थी का लगभग 50% होता था, ठीक है, ये किसान लोग देते थे। दूसरा कर था मवेशियों पर, ठीक है, तथा तीसरा कर था घरों पर, ठीक है। याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहरी था। अब यहाँ भी देखना है, यहाँ भी हमें ध्यान रखना है कि अब तक जो सुल्तान, जो सुल्तान जो आ रहे हैं, तो सिर्फ उनका जो वो था वो दिल्ली तक ही था, और बहुत ही बड़ा हिस्सा अभी तक उनके हाथ से बाहर था, ठीक है। चलो, दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। अब दिल्ली से अगर बंगाल का नियंत्रण करना चाहेंगे तो वह आपका कठिन था। और दक्षिण भारत की विजय की तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था, ठीक है। अब जैसे दक्षिण भारत विजय होता है ना, वैसे वह फिर से स्वतंत्र हो जाता है। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाके में घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें पैठन में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर वह कुछ अधिकतर समय तक नहीं रह पाता था। कहने का मतलब है कि जो अलाउद्दीन खिलजी जो था और जो मोहम्मद तुगलक जो था, ये दोनों क्या करते थे, इनका इलाका तो सिर्फ दिल्ली तक ही था, उसके आसपास तक था, उससे ज्यादा ये लोग जा नहीं पाते, और इन्होंने कोशिश भी की, ठीक है, कोशिश भी की और जीत भी जाते थे, किंतु वे अपना वहां पर अधिकार, दक्षिण में ज्यादा समय तक ये लोग अपना अधिकार जमा नहीं पाते थे, ठीक है ना। तो चलिए, यहाँ का बॉक्स में भी कुछ लिखा हुआ है, बॉक्स में भी देख लेते हैं। इस काल में खराज के अलावा कुछ अन्य कर भी लगाए गए थे, जो होते खुम्स। खुम्स जो होते हैं वो क्या थे, आप इसको अपनी आप नोट करो कॉपी में। युद्ध में लुटे गए माल पर लगने वाला कर। इस धन का 1/5 सुल्तान का एवं 4/5 सैनिकों का होता था। अभी आपका यहाँ से पीटी बन जा रहा है भाई। खुम्स क्या था, ठीक है, या क्या था, ध्यान रखो, या था युद्ध में लूटे गए माल पर लगने वाला कर। जो युद्ध करते थे और युद्ध करते समय जो माल लूटते थे, तो उस पर टैक्स लगता था, उस पर कर लगता था, ठीक है। तो उसको क्या कहते थे? खुम्स कहते थे, ठीक है। ये आपका पीटी का सवाल है, आपको ध्यान रखो। फिर जकात। अब जकात क्या था? यह था आपका धार्मिक कर था, ठीक है, जो मुस्लिमों की आय का 2.5%, 2.5% या 1/40 भाग का था, ठीक है। जकात क्या था आपका? यह था धार्मिक कर, ठीक है। तो ये भी आपका पीटी का क्वेश्चन बन रहा है ना। जकात आपका क्या हुआ? धार्मिक कर हुआ, ठीक है। चले, और कितना इसका हिस्सा लेते थे वे लोग मुस्लिमों की आय से? 2.5% लेते थे, ठीक है। लोकप्रिय मतों के अनुसार इसका आरंभ पैगंबर के द्वारा किया गया था। अब जकात का जो मतलब धार्मिक जो कर था, ये किसके द्वारा आरंभ हुआ था? पैगंबर के द्वारा किया गया था, ठीक है। इसे सभी मुस्लिमों के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। यह मुस्लिमों के लिए अनिवार्य था, ध्यान रखना आप, ठीक है। मुस्लिमों के लिए जकात क्या था? अनिवार्य था, ठीक है। सल्तनत एवं मुगल काल में व्यापारियों से आयात निर्यात पर 2.5% जकात वसूला जाता था। अब ये देखो, सल्तनत एवं मुगल काल में व्यापारियों से आयात निर्यात पर, मतलब जो व्यापारी जो थे, जो आयात और निर्यात करते थे व्यापार के द्वारा, उस पर भी जकार कर
जकात इनसे वसूला जाता था। ठीक है, मुगल काल में और सल्तनत काल में, ये भी आप चीज ध्यान रखना कि जकात कब मतलब कि अपने उसमें आया। ठीक है, यह आपका सल्तनत और मुगल काल में आया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। अब यहाँ देखिए हम जजिया। अब जजिया कर था, यह गैर मुस्लिम से लिया जाता था। जजिया कर किनसे लिया जाता था? गैर मुस्लिम, वे लोग जो सनातन या जो हिंदू थे ना, उनसे लिया जाता था यह कर। ठीक है, उन्हें जिम्मी या संरक्षित नागरिक का दर्जा प्रदान करता था। ठीक है, उसके बदले उन्हें क्या करते थे वे लोग? जिम्मी और संरक्षित नागरिक का दर्जा प्रदान करता था वे लोग। सल्तनत काल में इसकी वसूली खराज के साथ में, चलो, खराज के साथ में इनकी होती थी। ठीक है, तो आगे आगे बढ़ते, इतना हमने देख लिया था। ठीक है ना, अब यहाँ पे अब ये चीज देखो, ये हम अब तक जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, ठीक है, इतने में हमने जो पढ़ा है, पढ़ रखा था अभी हमने, कि खलजी और तुगलक के शासकों के समय में जो हम इकता इकता इलाका देखा, इन्होंने दिया गुलामों को। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे हम अलाउद्दीन खलजी के बारे में हम देखते हैं। अलाउद्दीन खलजी और फिर आपको मोहम्मद तुगलक। तो अब तक हमने ये देखा था कि अभी तक जो बहुत ही साधारण तौर पे दिल्ली सल्तनत का प्रशासन चल रहा था, एवं जैसे ही यहाँ पर अलाउद्दीन खलजी जो आता है, ठीक है, यह क्या करते हैं? बहुत ही ज्यादा, सबसे ज्यादा कठोर प्रणाली प्रशासन में ले आते हैं। ठीक है, और इसकी जो बाजार नियंत्रण जो प्रणाली वह भी इसने शुरू कर दी थी। ठीक है, यह बाजार को नियंत्रण भी यह करने लगते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, हम एक बार ध्यान रखिएगा कि यहाँ से पीटी का क्वेश्चन बन सकता है आपका। ठीक है, कि दक्षिण भारत पर कभी भी आपका खलजी और तुगलक विजय मतलब हुए, किंतु बहुत कम समय के लिए हुए। ठीक है, उन्होंने वहां पे अपना राज्य पूरी तरह से स्थापित नहीं कर पाया। ठीक है, अधिकार वे लोग नहीं रख पाते थे, उनसे वो छीन लिया जाता था। तो इसलिए यह कहा जाएगा कि, देखा जाएगा कि उनका वहां पर शासन था ही नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। अभी यहाँ पे एक सेकंड देख लेते हैं, एक सेकंड में, एक मिनट। यहाँ पे किंतु फिरोज शाह के तुगलक ने जजिया को एक अलग कर के रूप में संग्रहित किया था। अब यहाँ पे देखो, जो फिरोज शाह है ना, उसने जजिया को अलग रूप में संग्रहित कर लिया था। ठीक है, ये आपका अलग से है, इसको बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमें पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, सरदार और उनकी किलेबंदी। अब तक जो थे अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए इब्न बतूता। अब यहाँ फिर आपका पीटी का क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, इब्न बतूता कौन कहाँ का यात्री था? मोरक्को का। ये आपका पीटी का क्वेश्चन बन रहा है, आप इसको लिख लो कॉपी में। ठीक है, और यह भारत में 14वीं सदी में आया। ठीक है ना, तो आपका ये पीटी का क्वेश्चन यहाँ बन रहा है, आराम से आप देख लो कि इब्न बतूता भी आया है। कब आया है? 14वीं सदी में आया है, भारत आया है। कहाँ का था यह? अफ्रीका, मोरक्को से आया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे, और कभी कभी बांस की झुरमुटों में, भारत में बांस पोला नहीं होता है, ठीक है, यह बहुत बड़ा होता है। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से गुथे होते हैं कि उन पर आग भी असर नहीं होता है, और वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते हैं, तो इनके लिए इनके किले की प्राचीर का काम देते हैं। इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते हैं। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता है। ठीक है, सरदार जो थे उनकी जो जिस तरीके से किलेबंदी करते थे ना, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। अंदर अर्थात वह एकत्रित हुआ वर्षा का जल, इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता था। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर से तैयार किए गए औजारों से बांसों को काट डालती थी। ठीक है, तो ये सरदार जो थे वे क्या करते थे? यहाँ पर अपने रक्षा के लिए इस तरह से वे लोग उनकी, वे अपना सुरक्षा के लिए, सुरक्षा पर्पज से ये लोग इस तरीके से यहाँ पर मतलब के रहते थे। ठीक है ना, यहाँ पर सरदारों की रक्षा व्यवस्था का वर्णन है यहाँ आपका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चंगेज खां के नेतृत्व में
मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ओक्शियाना आधुनिक उज्बेकिस्तान, जो उज्बेकिस्तान है, ठीक है, यानी कि उस समय पहले के समय, इस समय में 1219 के समय में इसे ट्रांस ओक्सियाना कहते कहते थे, जो अभी का उज्बेकिस्तान है। एक तो इन लोगों के नाम ऐसे होते कि मुंह जीभ उल्टी हो जाती है। पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा, ठीक है। अब चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने, ठीक है, 1219 में हमला किया, ठीक है, और उसके बाद में फिर दिल्ली सल्तनत को भी उनका धावा झेलना पड़ा, यानी कि इससे दिल्ली में भी आ, अपनी मतलब धावा जो मतलब कि आक्रमण किया, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन कालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए थे। अब ये देखो कि इस समय अलाउद्दीन खिलजी के समय में एवं मोहम्मद तुगलक के शासन काल के समय में आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के आक्रमण बढ़ चुके। तो इसका कहने का मतलब है कि मंगोलों का आक्रमण जो है आपका, वह किसके शासन काल में हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में भी हुआ था, और मोहम्मद मोहम्मद तुगलक के शासन काल में बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था, ठीक है। यहाँ से पीटी का क्वेश्चन आपका बन रहा है, एक बार आया भी था मोहम्मद तुगलक से, आई थिंक सवाल आया था, पीटी का क्वेश्चन था, मंगोलों का आक्रमण हुआ था कि नहीं हुआ था, ठीक है। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी थी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। अब यहाँ फिर से एक बहुत अच्छा पॉइंट आपको मिल गया यहाँ पर कि आपका जो आक्रमण से बचने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने और मोहम्मद बिन तुगलक ने, दोनों ने ही सेनाओं का मतलब कि बनाई, सेना बनाई, ठीक है, सेना रखी अपने उसके लिए, बचाव के लिए, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो ये आप ध्यान रखना, स्थायी सेना इन्होंने खड़ी कर दी, ठीक है। आगे बढ़ते हम। चलिए, 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में चलते हैं। अब हम 15वीं से 16वीं तक चलते हैं, ठीक है। अभी तक याद रखना आप, अभी तक अ, चलिए अब बढ़ते हैं। पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद में 1526 में, अब तक देखो यहाँ तक अभी तक ना मुगल घुसे नहीं है। अभी तक क्या चल रहा है, ये चीज ध्यान रखो आप। अभी तक 13वीं 14वीं तक अभी तक क्या चल रहा है, तुगलक वंश ही चल रहा है, ठीक है। अभी तक यहाँ पे मुगल घुसे नहीं है, ठीक है। तो अब तुगलक वंश के बाद में अब हम इसमें लोधी वंश का अ, राज्य चलता है, ठीक है। 15वीं से अब शुरू हो जा रहा है लोधी वंश। अब तक किसका चल रहा था? तुगलक का चल रहा था, ठीक है। इतना आपको हमने देखा था पहले, उसमें देखा था कि जो शासन था चौहान तुगलक खलजी चल रहा था। अब इसके बाद में हम क्या देखते हैं, लोधी चलेगा, ठीक है। सैयद और लोधी साथ साथ मतलब बहुत कम समय के लिए पर चलेंगे ये लोग, ठीक है। अब इनके बाद में मुगल घुसेंगे। अब अभी तक मुगल घुसे नहीं है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। चलो, और जब तक मुगल घुसे नहीं है इससे पहले ही देखो यहाँ पे मंगलों का आक्रमण भी हो चुका है, ठीक है, एवं सेनाएं भी खड़ी करी, स्थानीय सेना भी खड़ी कर दी गई है, ठीक है। और बाजार नियंत्रण भी यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे एकता इलाका ये सब भी यहाँ पे चल रहा है, भूमि दान वगैरह अभी तक यहाँ पे चल ही रही है, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तुगलक वंश के बाद में, ठीक है, अब तुगलक वंश समाप्त होता है, अब तुगलक वंश की चैप्टर क्लोज, ठीक है। अब तुगलक वंश के बाद में 1526 तक, ठीक है, दिल्ली तथा आगरा पर सैयद और लोधी वंश का राज्य रहा था, ठीक है। 1526 तक, क्यों यहाँ 1526 पता है आपको क्यों यहाँ बताया जा रहा है? क्योंकि 1526 में आपका यहाँ पर बाबर जो है वो आपका इंटर कर जाता है, ठीक है। 1526 में बाबर इंटर कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, और यह इंटर करेगा इस लोधी वंश को हराकर, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते तक कहाँ से हम पढ़े थे, हाँ। तब राज्य रहा, लोधी वंशों का राज्य रहा, ठीक है, सैयद और लोधी वंशों का राज्य रहा तब तक। जौनपुर
बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। अब यहाँ पर एक आप चीज समझ लो कि अब तक मुगल आया नहीं यानी कि बाबर घुसा नहीं, बाबर भारत में इंटर नहीं हुआ है। और अब तक हमने क्या देखा था, खिलजी वगैरह चल रहे थे, चौहान वहां ऊपर चल रहे हैं, ठीक है। और नीचे यहाँ बीच में आपके इल्तुतमिश घुस चुका है, ठीक है। इल्तुतमिश है, फिर तुगलक वंश है, अलाउद्दीन खिलजी, ये सब चल रहे हैं, ठीक है। और अब तक यहाँ पे जो भाग चल रहा है आपका ये 26 तक, जौनपुर भी स्वतंत्र है, बंगाल भी स्वतंत्र है, मालवा भी स्वतंत्र है, गुजरात भी स्वतंत्र है, राजस्थान तक पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए हैं, ये सारे के सारे, ठीक है। एवं उनकी राजधानियां भी समृद्ध थी, ठीक है। अब तक इनकी राजधानियां भी क्या थी, समृद्ध थी, ठीक है। आया बात, क्योंकि दक्षिण भारत में मैंने जैसे पहले हमने देखा था कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक तो दक्षिण भारत घुसा ही नहीं ना, जब घुस भी रहा था तो उसको वहां पे शासन करने दिया ही नहीं गया, उसे बहुत जल्दी वहां से वापस जाना पड़ा, ठीक है। ठीक है, तो इसी कारण से दक्षिण भाई बहुत फल फूल रहा था, बहुत समृद्ध था, ठीक है। और साइड साइड के जो इलाके आपके बंगाल है, गुजरात है, राजस्थान, यह सब भी बहुत ही ज्यादा अभी तक सारे शासक खड़े उठ खड़े हुए हैं, ठीक है। क्योंकि उतने उतने तक तो शासन बढ़ा ही नहीं है अभी तक, वो लोग अपने जो तुगलक वो लोग हैं, वो लोग तो उतने ही तक में सीमित रह गए हैं अभी तक, अभी तक वो लोग आगे बढ़े नहीं है, ठीक है। चल अब आगे बढ़ते हैं। और राज्य सॉरी, इसी काल में अफगान और राजपूत जैसे नए शासक समूह में उभर गए। अब इसी काल में, ठीक है, अब इसी समय में 1526 के पहले तक के समय में यहाँ पर क्या हुआ, अफगान अफगानी भी और राजपूतों, ठीक है, इन सबों में से भी नए नए शासक उभर गए, ये सभी भी उभर रहे हैं ना धीरे धीरे। अभी तक इतना मोटा, मतलब कि सिर्फ राज्य चल रहा था, ठीक है। मतलब और राज्यों को जीतने की चाह थी, पर मतलब उस तरह का जिस तरह से मुगल आके करते हैं, जो अपना पूरा जोर जबरदस्ती करके, आक्रमण करके और बहुत कितने सारे उपाय कर करके वे लोग पर जीत लेते हैं सारे इलाके, अपना राज बढ़ाते हैं, अपना साम्राज्य पर बढ़ा देते हैं ना, सल्तनत को। तो उस तरीके से अभी अभी तक नहीं था, तो इसी कारण से जो हर जगह में बहुत सारे लोग उभर उभर चुके हैं, ठीक है। अभी तक बाबर यहाँ पे आए नहीं, कई छोटे छोटे राज्य हैं, कई छोटे छोटे राजपूत वंश हैं जो अभी तक उभरे हुए हैं, ठीक है। चलिए, इसी काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे। जैसे मैंने अभी बताया ना आपको कि कई सारे राज्य छोटे छोटे थे किंतु शक्तिशाली थे, उनका शासन बहुत ही कुशल और सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। मतलब कि अभी तक मुगल घुसे नहीं, अब तक जो शासन जहाँ पे चल रहा था, जो सम्राट चला रहा था, जो राजा चला रहा था, अपने अच्छी तरीके से फल फूल रहा है और सही तरीके से चला रहा है, ठीक है। सुव्यवस्थित तरीके से चला, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो जिनका जो इलाका वो अपने में ही चला रहे हैं, ठीक है। छोटे मोटे युद्ध हो रहे हैं, अभी तक कोई बड़े वैसा कुछ नहीं हुआ। मंगोल आक्रमण भी हुआ जो आपका अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ, और तुगलक के समय में हुआ था, मोहम्मद अमीरी के तुगलक के समय में। तो उसने क्या करे, उस देश से सेनाएं बड़ी अच्छे से स्थानीय सेनाएं खड़ी खड़ी कर दी, ठीक है। चलो, अब 1545 में बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके में प्रबंधक के रूप में काम करना शुरू किया। अब हम यहाँ पढ़ेंगे शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक थे, प्रबंधक के रूप में काम करना शुरू किया था। तो यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट पीटी का क्वेश्चन बन रहा है कि जो शेरशाह सूरी थे, जिन्होंने रुपया चलाया था, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये इन्होंने प्रबंधक के रूप में काम करना शुरू किया था अपने छोटे चाचा के एक छोटे से इलाके में। यहाँ पर पीटी का सवाल बन रहा है, ठीक है। और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं, ये इतने मतलब बहुत बढ़िया, मतलब जो राजा थे यहाँ पर बिहार के शेरशाह सूरी ने, इन्होंने मुगल सम्राट हुमायूं तक को चुनौती दी और परास्त भी किया, ठीक है। चलिए, उन्नति की, बहुत उन्नति की इन्होंने, ठीक है। इनका बिहार में इनका शासन चल रहा था। मुगल सम्राट हुमायूं 1530-1540 तक रहे, फिर 1555-1556 तक को चुनौती दी थी और उनको परास्त भी किया था। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित कर लिया। अब शेरशाह की बारी आती है, शेरशाह ने क्या किया है, दिल्ली पे अपना अधिकार जमा लिया, ठीक है। अब तक हम क्या पढ़ रहे थे, सैयद पढ़ रहे थे, लोधी पर अभी मतलब कर रहे थे ना, ठीक है ना। तो अब इन्हें हम देखते हैं कि शेरशाह सूरी ने अब दिल्ली पे अपना
शासन स्थापित कर लिया। ठीक है, अपना राजवंश स्थापित कर लिया। सूर्यवंश की केवल 15 वर्ष 1540 से लेकर 1555 तक शासन किया था। ठीक है, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपना कर उन्हें 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 चुस्त बना दिया। अब अलाउद्दीन खिलजी, फिर देखो यहाँ पे पीटी का जो क्वेश्चन बन रहा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है। ठीक है, ये शेरशाह अलाउद्दीन खिलजी की जो नीतियां थी, जो तरीके थे, उन तरीकों को किसने अपनाया था? आपका हाँ, आपका अपनाया गया था शेरशाह सूरी ने। ठीक है, इनकी जो व्यवस्था थी, ये आपका पीटी का क्वेश्चन यहाँ पे से बन रहा है। ठीक है, कि आपका अलाउद्दीन खिलजी की जो नीतियां थी ना, इनको किसने अपनाया था? शेरशाह सूरी ने अपनाया था। ठीक है, उनकी काफी उनके तरीके अपनाए थे, उनको और भी ज्यादा अच्छी तरीके से उन्होंने बना दिया था, और भी व्यवस्थित तरीके से और भी बढ़िया बना दिया। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं। अब महान सम्राट अकबर 1556 से लेकर 1605 ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया, तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह के प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जो अकबर था आपका, इसने क्या किया? 1556 से लेकर 1605 तक साम्राज्य को जो उसने बनाया, मतलब चलाया, तो उसने अपने किसके प्रशासन व्यवस्था को अपनाया था? शेरशाह सूरी की प्रशासन व्यवस्था को अपनाया। तो यहाँ भी आपका पीटी का क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, ठीक है, जो जो मैं बोलते जा रहा हूँ उसको आप नोट कर लो अपनी कॉपी में। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ना क्या, आप चैप्टर यहाँ पे क्लोज हो, खत्म हो चुका है हमारा चैप्टर। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे सवाल जवाब है ये सब अपने अपने घर पे कीजिएगा, समय निकाल के। चलिए, तो इतना क्लियर हो गया आपको? चलिए आज के क्लास तो समाप्त हो गई है, और हमने देखा था आज कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक जो एक साथ जो चल रहे थे, उनकी प्रशासन व्यवस्था देखी थी ना। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करते थे, उन्होंने भी अपनी स्थायी सेना रखी। फिर आपका एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने भी अपनी सेना रखी थी। ठीक है, पर इन्होंने क्या किया, हम आगे पढ़ेंगे इसमें। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सारी नामक गैरिसन शहर बनाता है वो। ठीक है, और टैक्स भी लेता है। ठीक है, और सैनिकों को नकद वेतन देता है अलाउद्दीन खिलजी, और बाजार नियंत्रण, मूल्य नियंत्रण, यह सब भी करता है। ठीक है ना, तो चले। और मोहम्मद बिन तुगलक है ना, जानते इसको एक तरह का ना, इसके बुद्धू शासक भी कहा जाता है इतिहास में। इसके इतिहासकारों के द्वारा पता चलता है, जान देखते हैं कि इसको बुद्धू शासक भी कहते हैं एक तरह से। ठीक है, तो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, तो आज क्लास खत्म होती है, और हम कल चैप्टर 4 पढ़ेंगे। ठीक है, और इल्तुतमिश मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में एक जो मैंने कहा ना, बुद्धू शासक क्यों कहते थे, तो वो हम कल जब कल की चैप्टर शुरू करेंगे, उससे पहले हम थोड़ा सा इन दोनों के मोहम्मद बिन तुगलक का और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम थोड़ा सा एक अलग अलग दोनों के जो प्रशासन व्यवस्था है, वो भी हम थोड़ा सा देख लेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, तो चलिए, आज क्लास खत्म होती है, और कल क्लास शुरू करेंगे। कल हम मुगल साम्राज्य चैप्टर 4 आपका क्लास 7 का। तो आज की क्लास कैसी लगी आपको? आप प्लीज कमेंट कीजिएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा भाई, और शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स को। तो चलिए, कल मिलते हैं, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें।